सीरीज़ की शुरुआत होती है। हमें एक लड़का दिखाया जाता है और वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा डरपोक था। मैं हर टाइम दर्द में रहता था क्योंकि मैंने इतनी हार्ड फाइट की, लेकिन फिर भी हमेशा मैं एक ही जगह पर अटका रहा। और फाइनली मैंने एक दिन ये सब ख़त्म करने के लिए डिसाइड कर ही लिया। और मैंने तब रियलाइज़ किया कि मुझे सिर्फ चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। और ये करने के बाद अगर मुझे कोई कहेगा कि मैंने गलत किया है, तो मैं ये कह दूंगा कि मुझे अबैंडन कर दिया गया था और मुझे सरवाइव करना पड़ा। सीन शिफ्ट होता है, हमें उसी लड़के का पास दिखाया जाता है। क्लासरूम का सीन होता है। टीचर कहता है कि ये तुम लोगों का टेस्ट है, इसलिए कोई भी सोना मत। और वो लड़का पेपर पे कुछ लिखने लगता है और वो अपने मन में कहता है कि मैं मरने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं मरूं, मैं लिखना चाहता हूँ कि आखिरकार स्कूल में मेरे साथ क्या क्या हुआ, ताकि ये नोट पुलिस को मिल जाए। और मैं इन्हें बताऊंगा कि स्कूल मेरे लिए कैसा एक नरक था। और हमें वही एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तीन लड़के उस लड़के को मार रहे होते हैं और कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे। और उनमें से एक लड़का अपने पैरों से केक को कुचल के उसे कहता है कि खा लो। लेकिन बिना किसी चॉइस के उस लड़के को ये खाना पड़ता है। और ये सब वो उनकी फोटोज खींच लेते हैं। और ये सब वो लड़का अपने पेपर में लिख रहा होता है। और वो कहता है कि जो चीज़ तुम्हारे साथ रोज रोज होती है वो तुम्हारे लिए नॉर्मल बन जाती है ना। लेकिन नहीं, मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उस बुली का नाम दोयुन ली होता है। दोयुन उस लड़के को कहता है कि अरे, क्या तुम मुझे थैंक यू नहीं करने वाले? मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट किया और तुम तो मुझे थैंक्स भी नहीं कर रहे। तुम कैसे लड़के हो ना। और मेन कैरेक्टर का नाम दाजुन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा अभी के लिए मार खा रहा होता है। दायुन कहता है कि अरे, तुम्हें पता है कि वो मुझे कितना ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि मैं ही उसका एक फ्रेंड हूँ। और मेरे बिना ये बेचारा करेगा क्या। और तभी उनके स्कूल की बेल बज जाती है। तो दायुन कहता है कि अरे, बेल बज गई, अभी के लिए हमें जाना चाहिए। लेकिन फिर वो दाजुन की चप्पल उसे मारता है और कहता है कि अरे, तुम अपनी चप्पल मत भूल जाना। और वो सभी क्लास में जाने लगते हैं। और दायुन दाजुन को कहता है कि हाँ, कल के लिए एक और केक लाना मत भूलना, हम दोबारा तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। दाजुन कहता है कि मुझे पता था कि स्कूल में मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं रोज स्कूल जाया करता था। लेकिन और तभी वो अपनी क्लास में जा रहा होता है और तभी टीचर उसे चिल्लाता है कि दाजुन, क्या तुम्हें बेल नहीं सुनाई दी? जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाओ। और सभी जो लड़के होते हैं और लड़कियां वो सब उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अरे, क्या इसे दोबारा बुली किया गया? अगर मैं उसकी जगह होता तो अब तक तो मैं सुसाइड भी कर लेता ना। ये कितना बड़ा लूजर है। और ये सब सुनकर दाजुन अपने मन में सोचता है कि नहीं, मेरा मजाक बनाना बंद करो, मेरी ओर मत देखो, प्लीज मेरी ओर मत देखो, यहाँ से सभी दफा हो जाओ। सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। दाजुन कहता है कि तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इन चीज़ों को और नहीं सहूंगा, मुझे भी शांति चाहिए अपनी लाइफ में। और वो ये सब अपनी कागज में लिख देता है और कहता है कि हाँ, मैंने ये लिख दिया, ये काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है ना। और मुझे नहीं पता कि मरने के बाद मुझे कैसा फील होगा, लेकिन फिर भी दोयुन ली का तो बहुत बुरा हाल होगा ना। पुलिस उसे पकड़ कर ले जाएगी। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही हो। मैं इन चीज़ों को अपनी आंखों से तो नहीं देख पाऊंगा, लेकिन फिर भी इन्हें इमेजिन करने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ना। लेकिन मेरी फैमिली के बारे में क्या? लेकिन हाँ, मुझे शायद पता ही है कि जो मेरा होशियार बड़ा भाई है वो तो मेरे फ्यूनरल पर भी अपनी पढ़ाई ही कर रहा होगा। और मेरी बहन जियुन, वो भी अपना फ़ोन चला रही होगी। और मेरे पेरेंट्स, उन्हें क्या ही फ़र्क पड़ेगा कि अगर उनका एक नालायक बच्चा मर जाए। लेकिन फिर भी मरने से पहले मुझे कम से कम उन्हें गुड बाय तो कर देना चाहिए ना। वो अपने घर में डिनर कर रहा होता है और तभी वो देखता है कि उसकी मदर नहीं है। और वो अपने बड़े भाई को पूछता है कि माँ कहाँ पर है। तो वो लड़का कहता है कि मुझे नहीं पता, माँ ने कहा था कि वो लेट हो जाएगी। और वो अपने रूम में जाता है और कहता है कि मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ। तो तभी दार्जिन अपने फादर को कहता है कि डैड, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं आपसे कितने टाइम से काफ़ी ज़्यादा पैसे मांगता रहता हूँ ना। तो तभी दार्जुन के डैड कहते हैं कि दार्जुन, क्या तुम थोड़ा सा साइड होकर बैठ जाओगे? तुम टीवी को ब्लॉक कर रहे हो। तो दार्जुन साइड हो जाता है। हमें टीवी दिखाया जाता है जहाँ पर की न्यूज़ चल रही होती है कि पुलिस ने एक लड़के की आइडेंटिटी को रिवील कर दिया है। और ये लड़के ने 7 हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को मार दिया है। और इस लड़के का नाम ग्युम्मा है। और मर्डर करने के बाद उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। और तभी न्यूज़ वाले उस लड़के से पूछते हैं
कि क्या तुम्हारे विक्टिम्स ने तुम्हें बुली किया था और क्या तुम्हें शर्मिंदगी है कि तुमने ये सब किया। तो वो लड़का कहता है कि सभी लोग सुन लो कि मैं एक मर्डरर नहीं हूँ। हाँ, मुझे पता है कि तुम सब लोग सोच रहे होगे ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। और चाहे उन लोगों ने मुझे जितना मर्जी बुली किया हो, लेकिन फिर भी मुझे उन्हें मारना तो नहीं चाहिए था। लेकिन क्या तुम्हें पता भी है कि मैंने जिन लोगों को मारा है वो कैसे थे? क्या तुम लोग कभी उन्हें मिले भी हो? उन्होंने मेरी फैमिली का मजाक बनाया और मेरी लाइफ एक नरक की तरह बन चुकी थी। और वो उन सब के नाम लेता है और कहता है कि इन मॉन्स्टर्स को मैंने मारा और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्या तुम लोग इन मॉन्स्टर्स के साथ डील कर सकते थे जैसे मैंने किया है? और तभी वो सभी आदमी चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था और वगैरह वगैरह। और तभी वो लड़का कहता है कि मेरे जैसे जितने भी लूजर्स हैं उनको मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे तो उसे बख्शना मत, और अगर तुम्हें कोई कहे कि उन्हें बख्श दो तो उन्हें भी साथ में ही लपेट लो, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारी दर्द का और किसी को भी परवाह नहीं है। और कभी भी पागलों की तरह सुसाइड करने का तो सोचना भी मत। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम लोगों को मरना चाहिए? मरना तो उन लोगों को चाहिए। इसीलिए जागो और जो भी तुम्हें करना पड़े उन्हें मारने के लिए, खुद सरवाइव करने के लिए वो करो, क्योंकि तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें मारना है। और इसी के साथ दाजुन के फादर कहते हैं कि देखो तो सही, वो लड़का ऐसे लग रहा है कि जैसे वो अपने आप पर बहुत ज़्यादा प्राउड है। चाहे उन लड़कों को जितना भी उसने बुली किया हो, लेकिन उसे मारना तो नहीं चाहिए था ना। ये कितना बड़ा जोक है। तो ये सुनकर दाजुन अपने मन में सोचता है कि उस लड़के ने ठीक ही तो किया है, आखिरकार मैं मरूं ही क्यों। और वो अपने कमरे में उन्हीं सब बच्चों की कहानी सुन रहा होता है जिनके साथ बुलिंग होती है। और दाजुन सोचता है कि क्या मैं भी ये कर सकता हूँ जैसा कि उस टीवी वाले लड़के ने किया था। लेकिन तभी वो इमेजिन करता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो सभी लोग उसे मर्डरर वगैरह कहेंगे और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाएगा। तो वो कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं कभी भी किसी को हर्ट नहीं कर सकता, मैं तो बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ। आखिरकार मैं ऐसा डिसीजन ले ही कैसे सकता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। तो क्या सिर्फ मेरे लिए, क्या मेरे लिए कोई दोयुन ली को मार सकता है? प्लीज़, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूँ। नहीं तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं सारी ज़िंदगी दोयुन ली का एक खिलौना ही बनकर रह जाऊंगा। और ये तो बहुत ज़्यादा बुरी बात है ना। लेकिन नहीं, मैं ये नहीं सहूँगा। और जैसे कि उस लड़के ने कहा था, क्योंकि मुझे नहीं मरना चाहिए, मरना तो उसे चाहिए ना। और वो एक तीखी चीज़ से अपने पिलो में होल करने लगता है और कहता है कि हाँ, अगर किसी को मरना चाहिए तो वो दोयुन ली है। और वो दोबारा अपने क्लास में आ जाता है और सोचता है कि सिर्फ मैंने ऐसा सोचा था, अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो मुझे डर लग रहा है कि आखिरकार मैं करूँ क्या। और वैसे भी वो अकेला नहीं है, मुझे पहले उसके अकेले होने की वेट करनी है ना। लेकिन तभी वहां पर दोयुन ली आकर दाजुन के सिर पे थप्पड़ मारता है और कहता है कि अरे, मैंने तुम्हें कहा था ना कि आज केक लेकर आना है तुम्हें, तो वो केक कहाँ पर है? दायुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है तो दायुन ली कहता है कि अरे, मैं तुम्हारे जैसा कभी भी नहीं बनना चाहूंगा। तुम्हें तो हमें थैंक्स करना चाहिए ना कि सिर्फ हमारी वजह से ही तुम्हें अटेंशन मिलता है। दाजुन सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं इसे अभी के अभी मार दूं? और उसके जेब में स्क्रू ड्राइवर होता है और वो कहता है कि पहले दायुन ली और फिर उसके बाद मुझे उन दोनों को मारना पड़ेगा, या फिर मुझे सिर्फ दोयुन ली को ही मारना चाहिए। और तभी दाजुन कहता है कि जल्दी करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। दाजुन अपने मन में सोचता है कि हाँ, मुझे ये करना ही पड़ेगा। और वो अपने जेब से स्क्रू ड्राइवर निकालता है। तो दाजुन कहता है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो? तो मैंने क्या, तुम्हें जो केक कहा था तुम उसे नहीं लेकर आए? तो दाजुन अपने मन में सोचता है कि जैसे ही मैंने दोयुन ली का फेस देखा, मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैंने ये मिडिल स्कूल में सुना था कि एक लड़के ने अपने डॉग्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। और वो ये था कि जब भी वो घंटी बजाएगा उस टाइम डॉग्स का खाने का टाइम हो जाएगा। और जब भी ये प्रोसेस ओवर टाइम होती है तो डॉग्स बिना बेल के तो कभी खाना खाते ही नहीं हैं। और मुझे रियलाइज़ हो गया कि मेरी कंडीशन भी उसी डॉग की तरह है। और ये है कि जैसे ही मैं दोयुन ली का फेस देखता हूँ, मेरे अंदर डर की लहर दौड़ने लगती है। दोयुन कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? दाजुन सोचता है कि सिर्फ उसके फेस की ओर देखने से ही मेरी बॉडी बिल्कुल फ्रीज हो जाती है और मुझे लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। और मैंने जो प्लान सारी रात बनाया था वो कम्प्लीटली टूट चुका था और मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था।
और तभी दोयुन ली उसे थप्पड़ मारने लगता है। लेकिन दोजुन वो स्क्रू ड्राइवर छुपा देता है और कहता है कि मुझे ये स्क्रू ड्राइवर छुपाना पड़ेगा, नहीं तो अगर उसने ये देख लिया तो बहुत बुरा होगा। दोयुन ली बहुत बुरी तरह दाजुन को मार रहा होता है और कहता है कि लेकिन ऐसा करने से कुछ नहीं होगा ना, हमें तुम्हारा बर्थडे स्पेशल तो बनाना ही पड़ेगा। तो ठीक है, चलो एक पार्टी रखते हैं और तुम आज स्कूल के बाद हमारे साथ आ रहे हो। वो दाजुन को अपने साथ एक जगह पर लेकर आते हैं और वहां पर उसने काफी चीजें रखी होती हैं और वो कहता है कि देखो, आज मैं तुम्हारा बर्थडे एक केक से तो बेहतर ही बनाने वाला हूँ। केक से तो बहुत ज्यादा नॉर्मल हो जाता ना, और वहां पर अल्कोहल भी होती है। तो दाजुन कहता है लेकिन मैंने आज से पहले कभी भी शराब नहीं पी है। तो दोयुन कहता है कि अरे कोई बात नहीं, क्योंकि अगर तुमने आज नहीं पी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये तुम्हारा मोटिवेशन के लिए काफी होगा ना। तो दोयुन ली सबसे पहले शराब में कोको कोला मिलाता है और वो कहता है कि फिक्र मत करो, अभी तो ये शुरू ही नहीं हुआ। और उसके बाद वो अपने साथ खड़े लड़के की उसमें एक सॉक्स डालता है। फिर उसके बाद न्यूडल्स, चिप्स और जो कुछ भी वहां पर होता है मिट्टी तक वो उसमें डाल देता है। और उसके बाद वो उसमें थूक देता है और कहता है कि दाजन, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें ये कैसे पीनी है, तुम्हें एक बार में ये गटक जानी है। तो दाजुन कहता है कि दोयुन ली, मुझे नहीं लगता कि मैं ये पी सकता हूँ। तो दोयुन दाजुन के फेस पर थप्पड़ मारता है और कहता है कि दाजुन, मेरी बात सुनो, अगर तुमने एक बार और कुछ बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। दाजुन सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैंने ये नहीं पी तो वो मुझे यहाँ पर ही मार देगा और मैं सच में ये नहीं करना चाहता। लेकिन लेकिन और वो ऐसा करके वो पी जाता है। तो दोयुन कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो इसे पी जाएगा। लेकिन तभी दाजुन उल्टी कर देता है। तो ली कहता है कि अरे वो देखो तो सही, वो उसे दोबारा नीचे फेंक रहा है। और वो दाजुन को कहता है कि नहीं, तुमने उल्टी कर दी ना, इसीलिए ये काउंट नहीं होता और तुम्हें ये दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि आज तुम जब तक इसे प्रॉपरली नहीं पियोगे तुम घर तो नहीं जाने वाले। और वो इसे काफी बार पिला देता है और उनके पास सिर्फ एक ही शराब की बोतल होती है और दाजुन ने काफी बार उल्टी कर दी होती है। तो दोयुन ली अपने दोनों साथियों को कहता है कि जाओ, उसे पैसे देता है और कहता है कि जाकर और शराब लेकर आओ। और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। दोयुन ली कहता है कि अरे अब उठ भी जाओ, तुमने ज्यादातर ये दोबारा फेंक दी थी ना, अभी तुम्हें दोबारा पीनी पड़ेगी। दाजुन अपने मन में कहता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा मेरा सिर फट ही जाएगा। तो दोयुन ली कहता है कि मैं मिक्स करके थक चुका हूँ, अब तुम सिर्फ इसे नॉर्मली ही पी लो। तो दाजुन कहता है कि नहीं, मैं इस टाइम कुछ भी नहीं पी सकता और अगर ऐसा चलता रहा तो मैं सच में मारा जाऊंगा। नहीं, मैं ये नहीं पी सकता और मैं ये सब और नहीं कर सकता। और वो बोतल फेंक कर वहां से भागने लगता है। और दोयुन ली कहता है कि अरे देखो तो सही, मुझे लगता है कि वो पागल हो चुका है। दाजुन उस बिल्डिंग से भाग रहा होता है और वो कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ से क्यों भाग रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी जब मैं कल स्कूल जाऊंगा मुझे दोबारा मार पड़ेगी। मुझे लगता है कि मुझे वहां से नहीं भागना चाहिए था। और तभी पीछे से दोयुन ली आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। और वो उसे नीचे फेंक कर मारने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे भाग सकते हो। दोजुन कहता है कि ये बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है और अगर ऐसा ही लगता रहा तो मैं मारा जाऊंगा, मैं क्या करूं। और तभी दायुन ली उसे कहता है कि खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम आज इतनी इजीली तो अब घर नहीं जाने वाले। दाजुन सोचता है कि आखिरकार मुझे ऐसे क्यों जीना पड़ रहा है, मैंने क्या किया है, मैं तो अपने लिए स्टैंड भी नहीं ले पा रहा। तो चाहे मैं जितनी ज्यादा मर्जी अपने अंदर मोटिवेशन इकट्ठा कर लूं, लेकिन जैसे ही मैं उसका फेस देखता हूँ मेरा शरीर एकदम ब्लैंक हो जाता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर वो देखता है कि उसके सामने दोयुन ली की पीठ है और वो सोचता है कि फेस, मैं उसका फेस देखकर डरता हूँ ना, लेकिन अगर मैं उसका फेस ही ना देखूं तो मुझे डर क्यों लगेगा। और वो दोयुन ली को वहां से धक्का दे देता है। दोयुन कहता है कि तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ कि तुम पागल हो चुके हो। लेकिन तभी पीछे से एक कार आकर दोयुन ली के अंदर क्रैश कर जाती है। हमें दोयुन के साथी दिखाए जाते हैं जो कि सामान लेकर वापस आ रहे होते हैं और वो दोजुन के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वहां पर एम्बुलेंस और पुलिस होती है और वो सोचते हैं कि अरे ये सब क्या है, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है। और वो आगे जाकर देखते हैं वो एक्सीडेंट और किसी का नहीं, दोयुन ली का होता है। और हमें दाजुन दिखाया जाता है जो कि वहां से भाग रहा होता है। और दाजुन कहता है कि उस दिन मेरा सारा डर खत्म हो गया था और मैं सोच रहा था कि मैंने क्या किया।
मैंने उसे धक्का दे दिया और मैंने उसका एक्सीडेंट करवा दिया। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं सच में मारा जाता ना। और उसी दिन मुझे रियलाइज होता है कि मुझे सरवाइव करना है, और सरवाइव करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। एक्सीडेंट होने के बाद दाजुन अपने घर पे आ जाता है और वो रात को बहुत ज़्यादा डर रहा होता है कि आखिरकार मुझे अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज़ से बच सकता हूँ। तो क्या वो मर चुका है? लेकिन मैंने तो सिर्फ उसे सेल्फ डिफेंस में ही धक्का मारा था ना। लेकिन फिर भी मैंने उसे कार के सामने धक्का दिया था। नहीं, अगर मैंने उसे नहीं मारा होता तो मैं मर जाता ना। तो मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं थी। और वो कहता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं सिर्फ रिवेंज चाहता था। अगले दिन हाजिन क्लास में जा रहा होता है और वो सोचता है कि मैं सोच रहा था कि वो दिन मेरी लाइफ का आखिरी दिन होगा, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आखिरकार उस एक्सीडेंट के बाद हुआ क्या था। और मैं क्लासरूम में उस कुत्ते की शक्ल नहीं देखना चाहता था। लेकिन फिर वो अभी क्लास में के बाहर होता है और वो सोचता है कि अरे, इतनी ज़्यादा शांति क्यों है? क्या पुलिस दूसरे केसेस के साथ बिजी है? तो हो सकता है कि मैं ना पकड़ा जाऊं। लेकिन फिर वो कहता है फिर भी मैंने एक बहुत बड़ा क्राइम किया है ना, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बच सकता हूँ। तो क्या मुझे घर पे ही रहना चाहिए था? क्योंकि मुझे ये डोर ओपन करने में काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। और क्या होगा कि अगर इस गेट के बाहर सारे पुलिस वाले मेरा वेट कर रहे होंगे ताकि वो मुझे पकड़ सकें। और वो गेट खोलता है और वो देखता है कि अंदर क्लासरूम जैसा डेली होता है वैसा ही होता है। सिर्फ एक ही चीज़ अलग होती है, जो कि होती है कि दायुन ली क्लास में नहीं होता। और तभी वहाँ पर टीचर आते हैं और कहते हैं कि क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ कि लास्ट नाइट दोयुन ली एक कार एक्सीडेंट में के अंदर फंस चुका था और वो ट्रक के सामने आ गया था। अब के लिए वो अनकॉन्शियस है और वो बहुत बुरी तरह उसे चोटें भी आई हैं। लेकिन जब वो ऐसा कर रहा था तो वो रोड की गलत साइड पर चल रहा था, इसलिए उसकी ही गलती है। और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी अगर चाहो तो उसे मिल सकते हो, वो लोकल हॉस्पिटल में है, ताकि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। ये सुनकर दाजुन कहता है कि क्या वो गलत रोड पर चल रहा था? तो इसका मतलब मेरे पर अब कोई शक नहीं कर रहा ना, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन फिर वो फील करता है कि नहीं, मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए। मुझे अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि आखिरकार गलती तो मेरी ही थी ना। लेकिन क्या मैं शांति से जीना चाहता हूँ, तो क्या ये गलती है? क्या मैं ये भी नहीं डिजर्व करता? और जो पीस मेरे से छीन लिया गया था, अब वो पीस फाइनली मुझे मिल चुका है। एक नॉर्मल लेसन, एक ब्रेक टाइम जिसमें मुझे कोई भी बुली नहीं कर रहा। मैं ये चीज़ें काफ़ी देर से चाहता था ना। लेकिन बहुत टाइम बाद मैंने बुक को खोला है। और मुझे अभी भी याद है कि मिडिल स्कूल में मुझे बुक रीड करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन अब तो मैं बुक रीड करने के लिए मेरे अंदर करेज ही नहीं बचा ना। और वो रोने लगता है और कहता है कि ये सारी चीजें मेरे से कितनी देर से छीन रखी है ना। और तभी एक लड़का दाजुन के पास आता है और कहता है कि दोयन ली को तुमने धक्का मारा था ना। तो जाजुन कहता है कि क्या, तुम ये क्या कह रहे हो? तो वो लड़का उसके साथ वाला कहता है कि ये सब तुम क्या कह रहे हो दाजुन को। और वो उस लड़के को अपने साथ ले जाता है और दाजुन को कहता है कि हमें माफ कर दो, मैं तो मजाक कर रहा था। तब वो लड़का कहता है कि नहीं, कल मैंने उसे दोयुन ली के साथ देखा था, वो दोनों एक साथ थे ना। और दूसरा लड़का कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसके जैसा लूजर उसे धक्का दे सकता है? तो ये सुनकर दाजुन अपने मन में सोचता है कि कभी कभी लूजर बनना भी फायदे में आ जाता है ना। और क्या मैं ही हूँ या फिर ये सच में आज क्लास डिफरेंट लग रही है? वो लड़के पहले मुझे, जब दायुन यहाँ पर होता था तो मुझे चिढ़ाया करते थे, लेकिन अब वो मुझ पर इंटरेस्टेड ही नहीं है। और मेरी तरह और लड़के जिनको की बुली किया जाता था, वो भी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो दायुन ली के जाने के बाद क्लास काफ़ी ज़्यादा पीसफुल हो चुकी है ना। तो मुझे लगता है कि मैंने एक अच्छी चीज़ ही की है, क्योंकि आखिरकार मैंने कितना कुछ सहा है। तो ये तो भगवान मुझे एक रिवॉर्ड दे रहा है ना। लेकिन तभी वो खिड़की से देखता है कि वहां पर एक पुलिस की कार आती है और सभी चिल्लाने लगते हैं कि अरे, यहाँ पर पुलिस क्यों आई है? क्या वो किसी को अरेस्ट करने वाले हैं? और तभी क्लास में एक लड़का आता है और कहता है कि दाजुन इम, तुम्हें अभी के अभी टीचर ऑफिस में जाना पड़ेगा, अभी के अभी। और वो सभी पुलिस वाले दाजुन को हथकड़ियां पहना देते हैं। और तभी टीचर्स कहते हैं कि आप दाजुन को क्यों अरेस्ट कर रहे हो? तो वो पुलिस वाले कहते हैं क्योंकि दाजुन ने दोयुन ली पर एक अटेम्प्टेड मर्डर का केस लगेगा, इसीलिए उसे अरेस्ट किया जा रहा है। और तुम्हारे पास राइट ऑफ अटर्नी है, इसीलिए तुम्हें, अगर तुम चाहो तो चुप रह सकते हो। और टीचर कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो? क्योंकि आप लोगों ने कहा था ना कि वो गलत रोड पर चल रहा था और दाजुन ने तो कुछ नहीं किया ना। तो पुलिस वाला कहता है कि हाँ, जो ट्रक का ब्लैक बॉक्स था उसमें यही दिखाया जा रहा है। लेकिन हमने जब पास वाले सिक्योरिटी कैमरा चेक किए तो हमें पता चला कि दाजुन ने दोयुन ली को धक्का मारा था। तो टीचर कहते हैं कि दाजुन, आखिरकार तुमने ये सब क्यों किया?
तुम तो एक अच्छे से नॉर्मल बच्चे थे ना। तो ये सुनकर दाजुन अपने मन में कहता है कि क्या मेरा एक नॉर्मल बच्चा था, मेरी लाइफ एक नॉर्मल बच्चे जैसी थी, लेकिन मैंने ये सब किया तो नॉर्मल लाइफ के लिए ही था ना। और वो कहता है कि हाँ, अब मुझे बिलीव हो गया है कि भगवान एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो कभी भी मेरे जैसे को खुश नहीं रहने दे सकता। और उसके बाद जैसा सब कुछ सोचा था वैसा ही हुआ था। जैसा कि मूवीज में दिखाया जाता है ये वैसा तो नहीं था, लेकिन ये उससे भी ज्यादा बुरा था। मैं जहां पर भी जाता था वहां पर मुझे लोग याद दिलाते थे कि आखिरकार मैंने क्या काम कर दिया है, और हर बार ये सुनकर मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता था। और वहीं पर दोयुन की माँ दाजुन को कहती है कि तुमने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया। और जो जज होता है वो कहता है कि दाजुन ने दोयुन को गाड़ी के सामने धक्का दिया है, जिसकी वजह से दोयुन ली काफी ज्यादा चोट लगी है उसे। इसीलिए अब दाजुन को पनिशमेंट तो मिलेगी ही ना। लेकिन जो नोट दाजुन ने लिखा था वो भी पुलिस ने पढ़ लिया था, इसलिए उन्हें ये भी पता था कि दोयुन ली दाजुन को बहुत ज्यादा बुली करता था, जिस वजह से दाजुन की जो सजा थी उसे कम करके 2 साल कर दिया जाता है। लेकिन बाद में ये भी पता चलता है कि दाजुन को जबरदस्ती शराब पिलाई गई थी, इसीलिए दाजुन की जो जेल ही होती है वो माफ कर दी जाती है। लेकिन फिर भी दाजुन ये सब चीजों से खुश नहीं होता। दाजुन के फादर कहते हैं तो क्या हमने सब कुछ कर दिया है। तो दाजुन की मदर कहती है कि नहीं, हमें अभी भी स्कूल की वायोलेंस कमेटी के साथ मीटिंग करनी है। तो दाजुन के पिता फादर कहते हैं कि अरे इस लड़के ने क्या क्या किया है ना। और वो दाजुन को कहते हैं कि वहां पर तुम्हें अब खुद ही जाना पड़ेगा। और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। दाजुन कहता है कि मुझे लग रहा है कि मैंने सब कुछ पहले ही खो दिया है। दाजुन स्कूल के अंदर जाता है और जो वायलेंस कमेटी होती है वो कहती है कि तुमने हमारे स्कूल का नाम बदनाम किया है, इसीलिए तुम्हें स्कूल से निकाला जाता है। लेकिन दार्जुन को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और वो कहता है कि ठीक है, तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो जब स्कूल से जा रहा होता है सभी बच्चे उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार ये कैसा लड़का है ना, चाहे कोई इसे बुली कर रहा था लेकिन उसे ऐसे मारना तो नहीं चाहिए था ना। ये तो डरपोक वाली बात हो गई। दार्जुन अपने मन में कहता है कि ये सब लोग तो मुझ पर हंसा करते थे ना, जब मुझे बुली किया जाता था, तो आखिरकार ये लोग ये ऐसा कैसे कह सकते हैं। लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं इन लोगों को दोबारा कभी भी नहीं देखने वाला। अब मेरे लिए सिर्फ एक जगह बची है जो कि है मेरा घर। और वह अपने घर में जाता है। लेकिन दाजुन के फादर उसे कहते हैं कि मेरे घर से निकल जाओ। और दाजुन रोता रोता वहां से चला जाता है। बाहर बारिश पड़ रही होती है, और वो कहता है कि इसका क्या मतलब होता है कि घर से निकल जाओ, क्या होगा कि अगर मैं कभी वापस जाऊंगा ही नहीं। और वो कहता है कि हाँ, मैं कभी जाऊंगा ही नहीं अब घर वापस, तो देखते हैं कि उन्हें कैसा फील होता है। और वो सोचता है कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो कुछ बड़ा भी नहीं चाहता था ना, मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ चाहता था। लेकिन अब मेरे पास ना कोई स्कूल है ना कोई फैमिली, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो आखिरकार क्यों। और तभी वो देखता है कि उसके सामने 4 लड़के होते हैं, और ये लड़के और कोई नहीं दो यून ली के फ्रेंड्स होते हैं। और वो कहता है कि अब ये मुझसे क्या चाहते हैं। तो वो लड़के कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी इजीली बच जाओगे, जो तुमने दो यून के बाद किया है उसके बाद। और वो दाजुन को मारने लगते हैं। और वो कहते हैं कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। दाजुन अपने मन में कहता है कि मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी टूटने वाली है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पर ये काफी ज्यादा नंबर्स में है ना, चाहे मैं अपनी अगर पूरी स्ट्रेंथ भी यूज कर लूँ, तो मैं सिर्फ दोयुन ली सिर्फ को अकेले ही हरा सकता हूँ ना। और इस टाइम में मैं दोयुन ली के फ्रेंड्स के सामने कुछ भी नहीं कर सकता। और तभी उनमें से एक लड़का दाजुन को कहता है कि दाजुन, तुम तो एक डेविल हो ना। दोयुन तुम्हारा कितना ज्यादा ख्याल रखता था, लेकिन तुमने उसे कार के सामने धक्का दे दिया। लेकिन फिर भी उसके बिहाफ पे मैं तुमसे अपोलॉजी ले लूंगा, इसीलिए अभी के अभी मेरे सामने कुत्ते की तरह भीख मांगो। और हाँ, अगर तुमने पूरे दिल से अपोलॉजी नहीं की तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हें मार पड़ेगी। तो ये सुनकर दाजुन अपने मन में सोचता है कि क्या मैंने उसे धक्का मारकर मैं डेविल बन गया हूँ। लेकिन तुम लोगों को वो नहीं दिखता कि जब वो डेली मेरे धक्का मारता था, और उसने तो मुझे लाखों बार धक्का मारा होगा ना। और दाजुन जोर से चिल्लाता है कि मैंने कुछ भी नहीं गलत किया, आखिरकार मैंने गलत किया ही क्या है। तुम लोग थे जो कि मुझे डेली बुली करते हो, तुम लोग मुझे टॉर्चर क्यों करते हो, तुम कमीनों को ये करके मिलता क्या है। और तभी वो लड़का गुस्से में कहता है कि क्या, अच्छा तो तुम ये कह रही हो कि तुम अब मरना चाहती हो ना। और वो उसे और जोर से मारने लगता है और कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। दाजुन अपने मन में कहता है कि मैंने कुछ नहीं गलत किया, मैं तो सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए फाइट कर रहा था ना, और तुम सब लोग बुरे आदमी हो। और वो अपने पास बड़े ईंट उठाकर उस लड़के के सिर पे मारता है, और वो उस लड़के की इतनी लगातार मारता रहता है, उस लड़के के सिर से खून आने लगता है।
और बाकी लड़के कहते हैं कि अरे दाजुन, ये सब तुम क्या कर रहे हो, अभी के अभी उसे ईंट को फेंक दो, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो दाजुन अपने मन में कहता है कि हाँ, मैंने गलत नहीं किया। अगर मैंने दोयुन को धक्का मारा है और उसका एक्सीडेंट हुआ है तो वो ये डिजर्व करता है। मुझे इनके लिए गिल्टी फील करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अब से मुझे सरवाइव करने के लिए चाहे इनको मारना ही क्यों ना पड़े, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। और तभी वो सभी लड़के अपने हाथ में लकड़ियां ले लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम ईंट उठा लोगे तो इससे कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे पास ही वेपन नहीं है। और वो सभी लड़के लकड़ियों से दाजुन पर अटैक करने लगते हैं। दाजुन उन्हें मारने की कोशिश तो करता है, लेकिन फिर भी इतने ज्यादा लड़कों के सामने वो बेचारा कर ही क्या पाता। और वो लड़के कहते हैं कि अरे अब क्या हुआ, अब नहीं तुम अपनी हीरोगिरी दिखाओगे? क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम अकेले हम सब पर अटैक करके जीत जाओगे? चलो देखते हैं कि अब तुम क्या कर सकते हो, अरे करो तो सही। लेकिन दाजुन उसकी ओर घूरने लगता है तो वो लड़का कहता है कि देखो तो सही, तुम्हें अभी भी इतनी अकड़ है। दाजुन अपने मन में सोचता है कि क्यों, मैं इतना वीक क्यों हूँ? अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रोंग होता तो मैं अपने लिए अपना रिवेंज ले पाता। और जो वो लड़का होता है वो दाजुन की आंख में लकड़ी मारने वाला होता है। लेकिन तभी उन्हें पीछे से एक लड़का आवाज देता है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे घर के अंदर क्यों आए हो, क्या तुम यहाँ से जा सकते हो ताकि मैं अपना खाना खा सकूं? तो वो लड़का कहता है कि क्या ये कंस्ट्रक्शन साइट तुम्हारा घर है? आखिरकार तुम गरीब लोग कहाँ से आते हो, और जब हम तुम्हें प्यार से कह रहे हैं इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। तो वो लड़का कहता है कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच में मेरा घर है। और वो देखो वहां पर मेरा पिलो भी पड़ा है ना, लेकिन अब तो तुम लोगों ने उस पर खून लगा दिया है। तो उनमें से एक लड़का कहता है कि क्या तुम देख नहीं सकते कि यहाँ पर क्या चल रहा है, इसीलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो वो लड़का थोड़ा सा डर जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं अपने किसी दूसरे घर में चला जाता हूँ। और वो अपने मन में कहता है तो आज मैं अपने प्लेग्राउंड वाले घर में चला जाता हूँ ना। तो असल में वो भी एक गरीब ही है जिसके पास कोई घर नहीं है। तो वो पर्पल बालों वाला लड़का कहता है कि आखिरकार ये आदमी है कौन, कितना अजीब है ना, और आखिरकार तुम किस चीज के लिए डरे हुए हो? लेकिन तभी वो लड़का अपने नूडल्स उस पर्पल बाल वाले लड़के के मुंह पे फेंकता है और उन सभी लड़कों को पीटने लगता है। और वो देखते ही देखते काफी जल्दी उन लड़कों को पीट देता है। और उनमें से एक ही लड़का बचता है जो कि दाजुन को अभी भी टॉर्चर कर रहा होता है। और वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि ये इजी है? तो वो लड़का अपने हाथ में एक अखबार का टुकड़ा लेता है और कहता है कि क्या तुम ये सब देखने के बाद भी फाइट करना चाहते हो? और तभी वो लड़का सोचता है कि क्या उसकी अखबार के अंदर एक चाकू है? और वो लड़का कहता है कि तुमने मुझे डरपोक भी लाया था, जबकि तुम लोग एक साथ सिर्फ एक आदमी पर अटैक कर रहे हो, और तुम लोगों के पास तो वेपन्स भी है, तो मैं भी वेपन यूज कर सकता हूँ ना। तो जो वो बुली लड़का होता है वो कहता है कि अभी के अभी उसे नीचे रखो। लेकिन दूसरा लड़का उसकी ओर वो अखबार फेंकता है और कहता है कि इसे रखो, तुम्हें सच में लगा था कि तुम्हें हराने के लिए मुझे नाइफ की जरूरत है? और वो उस लड़के को भी वहीं पर पीट देता है। दाजुन ये सब देखकर सोचता है कि आखिरकार वो आदमी कौन है। वो अचानक से आया और वो बहुत अजीब तरीके से फाइट करता है, लेकिन वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है ना, उसने दोयुन ली की पूरी गैंग को अकेले ही हरा दिया। और वही लड़का दूसरे लड़कों को मजे मजे में टॉर्चर करने लगता है। दाजुन अपने मन में सोचता है कि वो थोड़ा सा पागल तो दिखता है, लेकिन फिर भी मुझे ये सब देखकर काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग फील हो रहा है ना। और वो सभी लड़के वहां से भाग जाते हैं। तो दाजुन कहता है कि मेरी हेल्प करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो लड़का कहता है कि अरे तुम कौन हो, तुम भी यहाँ से भाग जाओ बच्चे, ये मेरा घर है। तो दाजुन कहता है कि ठीक है। तो वो लड़का सोचता है कि अरे मुझे अपना डिनर नहीं थ्रो करना चाहिए था, अब मुझे लगता है कि मुझे रात को भूखे ही सोना पड़ेगा। तो दाजुन कहता है कि मैं तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे भी अपनी तरह स्ट्रांग बना दो। तो वो लड़का कहता है कि अपने हाथ मुझसे हटाओ, पागलों वाली बातें मत करो। तो दाजुन कहता है कि रुको, मैं तुम्हें नूडल्स खरीद कर दूंगा, तो मैं तुम्हें, ताकि तुम मेरी कहानी सुन पाओ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो वो लड़का कहता है कि ठीक है। वो एक कन्वीनियंस स्टोर में आते हैं और वो लड़का कहता है अच्छा, तो तुम भी दाजुन इम हो, तो तुम्हारी लाइफ भी बड़ी ज्यादा बेकार है ना, और तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया उन बच्चों की वजह से, लेकिन तुमने अपने लिए स्टैंड लिया है ना, तो ये तो काफी अच्छी बात है। और वैसे भी उन जैसे बच्चों को तो मार पड़नी ही चाहिए, वो ये डिजर्व करते हैं। दाजुन अपने मन में कहता है कि ये पर्सन जैसे वो फाइट करता है उससे काफी ज्यादा डिफरेंट है ना, वो काफी ज्यादा अच्छे मूड वाला है। और वो लड़का कहता है कि तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है ना। तो दाजुन कहता है तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे उन लड़कों को हराने के लिए? तो वो लड़का कहता है कि हाँ हाँ, लेकिन मैं तुम्हें फाइटिंग नहीं सिखाने वाला। तो दाजुन कहता है लेकिन मैं तुम्हें और ज्यादा नूडल्स खरीद कर दूंगा। तो वो लड़का कहता है कि नहीं,
उसके अलावा भी एक रीज़न है कि मैं तुम्हें फाइटिंग नहीं सिखा सकता क्योंकि तुम फाइटिंग के लिए रेडी नहीं हो। तो दार्जुन कहता है कि क्या? तो वो लड़का कहता है कि तुम ग्रीन हाउस के अंदर एक फ्लावर की तरह हो। तुम एक नॉर्मल घर में एक अच्छी लाइफ जियो, तुम यही डिजर्व करते हो। और अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसे लड़के हो जो कि गलियों में घूम सकते हो ना। इसीलिए अब फाइटिंग करना भूल जाओ और मुझे परेशान मत करना। तो दार्जुन कहता है कि मैं जो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे जो भी अडेप्ट करना पड़े मैं वो करूँगा, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो वो लड़का दार्जुन को 2-3 मुक्के मारता है और कहता है कि मेरा बताने का ये सबसे ज़्यादा नाइस तरीका था और तुम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए घर वापस चले जाओ। और अगर तुम मुझे ऐसे फॉलो करते रहोगे तो तुम जल्दी ही मारे जाओगे। दार्जुन अपने मन में कहता है कि क्यों, मैं फाइट क्यों नहीं कर सकता? तो क्या मैं अपनी सारी लाइफ बुली होता रहूंगा? लेकिन दार्जुन उस लड़के का पीछा करता है और कहता है कि नहीं, मैं ऐसे चीज़ों को नहीं छोड़ सकता। लेकिन उसके बाद भी दार्जुन उस लड़के के पास काफ़ी ज़्यादा बार जाता है, लेकिन हर बार उस लड़के से मार खाकर आता है और कहता है कि वो हर बार ना ना करता रहा, लेकिन मैं स्ट्रोंग बन के दिखाऊंगा। और जिन लोगों ने मुझे बुली किया है मैं उनको उनकी औकात दिखाऊंगा। और अगर वो मुझे नहीं सिखाएगा कि फाइटिंग कैसे करी जाती है, तो मैं सिंपली उसके हर मूव को कॉपी करूंगा और मैं भी उसकी तरह ही फाइटिंग करना सीख जाऊंगा। और दार्जुन उसी लड़के की तरह सब कुछ करता है। वो लड़का कचरे से जैकेट उठाता है, तो दार्जुन भी कचरे से कपड़े पहन लेता है। वो लड़का बिल्लियों का खाना चोरी करता है और दार्जुन भी बिल्लियों का खाना चोरी करके उसे खा लेता है। और वो लड़का बच्चों के खेलने वाली स्लाइड के ऊपर जाकर सो जाता है। तो बच्चे कहते हैं कि अरे वो कितना सा डरावना है, यहाँ से चलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दार्जुन भी ऐसा ही करता है, लेकिन वो बच्चे उसके ऊपर खेल रहे होते हैं। दार्जुन कहता है कि वो एक जंगली जानवर की तरह रहता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसे आदमी को फॉलो करूंगा, और मैंने सोचा था कि ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन जब भी मैं उसे डाउट करता था तो मैं उसे फाइटिंग करते देखता था और मेरा सारा डाउट निकल जाता था। और अगर मैं सिर्फ उसकी तरह स्ट्रोंग हो जाऊं तो मैं बहुत इजीली अपना रिवेंज ले सकता हूं। तो वो लड़का तंग आकर दार्जुन को पूछता है, तो आखिरकार तुम मुझे कितनी और देर फॉलो करोगे? क्या तुम मुझे अभी भी इसीलिए फॉलो कर रहे हो ताकि तुम रिवेंज लेना सीख सको? तो दार्जुन कहता है कि हाँ। तो वो लड़का कहता है कि सच में? तो ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि फाइटिंग कैसे करते हैं। तो दार्जुन कहता है कि सच में? लेकिन अचानक से ये कैसे हुआ? तो वो लड़का कहता है कि हाँ, मैं सिर्फ तुम्हें लेकिन ये यही सिखाऊंगा अगर तुम उस लड़के को पीट दोगे। तो दार्जुन कहता है कि अरे, ये तो जोंगियन पार्क है और ये वही लड़का होता है जो कि पर्पल बालों वाला होता है, जिसको कि उस लड़के ने कंस्ट्रक्शन साइट पर पीटा होता है। और वो लड़का दार्जुन को कहता है कि तुमने उस लड़के को ईंट से मारा था ना, लेकिन ये इनफ नहीं है, क्योंकि अगर तुम सच में उसके ऊपर रिवेंज लेना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को उनकी तरह बनाना पड़ेगा। और हमें दार्जुन दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर होता है और उसके नीचे वही जोंगयंग पार्क खड़ा होता है। और दार्जुन कहता है कि अब तक मैं एक शिकार था और ये लोग शिकारी, लेकिन अब के लिए अब मुझे शेर बनना ही पड़ेगा। तो हमें थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़का दार्जुन को कहता है कि दार्जुन, मैंने लड़कियों के सामने तुम्हारी पैंट नीचे कर दी और मैंने बाथरूम में तुम्हारे ऊपर पानी भी फेंक दिया था ना, उसके लिए मैं तुमसे बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूँ। और अगर सच बताऊँ तो मुझे ये सब करने में बहुत बुरा लगता है। तो क्या तुम मेरी अपोलॉजी एक्सेप्ट करोगे? और वो दार्जुन की ओर हाथ बढ़ाता है। तो बाकी लड़के कहते हैं कि अरे ये क्या कर रहे हो, तुम देख नहीं रहे कि जोंगयंग तुमसे अपोलोजाइज कर रहा है, तुम्हें कम से कम ये एक्सेप्ट तो करना चाहिए ना। और जोंगयंग कहता है कि अरे दार्जुन, मेरा हाथ तो पकड़ो। तो दार्जुन अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है, लेकिन वो दार्जुन का हाथ काफ़ी ज़ोर से पकड़ता है। और वैसे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है क्योंकि वो एक फुटबॉल का प्लेयर भी रह चुका है और उसके हैंड की ग्रिप 185 पाउंड्स के समथिंग है, जिससे कि दार्जुन कहता है कि प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो। तो वो जोंगयन कहता है कि क्यों, मैं तो तुमसे अपोलॉजी कर रहा हूँ ना, और अगर ऐसे ही अपोलॉजी करनी है तो ये मैं तुम्हें डेली करने के लिए तैयार हूँ। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। दार्जुन जोंगयन पर अटैक करने के लिए रेडी होता है और कहता है कि इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सताया है ना, तो अभी मुझे नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है और प्लान के हिसाब से चलना है। और वो कहता है कि जोंगयन पार्क, आखिरकार इसने मुझे क्यों हरास किया? क्योंकि वो मुझसे स्ट्रोंग है? तो क्या वो सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को शो ऑफ करना चाहता था? तो तुम सिर्फ अपने दोस्तों के सामने अपनी स्ट्रेंथ को शो ऑफ करने के लिए किसी को बुली कैसे कर सकते हो? और तभी दार्जुन वहां से जंप करके जोंगयन के ऊपर जंप करता है। और ये करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि अरे वाह, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे काफ़ी ज़्यादा इजी था ना।
तो जो फर्स्ट स्ट्राइक करता है वो जीत जाता है और अब मुझे बस उस पर और अटैक करने की ज़रूरत है। लेकिन तभी पीछे से जोंग्योन उसे पंच करता है और कहता है कि अरे देखो तो सही, ये तो वही है ना हमारा दोस्त जिसको कि स्कूल से निकाल दिया गया था। मैं सोच ही रहा था कि आखिर ये कौन कर सकता है। तो मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर तुम्हें अच्छे से मार नहीं पड़ी ना। चलो कोई नहीं, मैं अभी तुम्हें मार देता हूँ। क्यों, तुम्हें पता है कि जो बच्चे एथलेटिक नहीं होते ना, मैं उनको ज़्यादा बुली नहीं करता, मैं उन्हें प्यार प्यार से थोड़ा थोड़ा ही मारता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे खिलौने जल्दी टूटें। लेकिन आज तो तुम्हें अच्छे से मार पड़नी चाहिए ना। और हमें वही फाइटर लड़का दिखाया जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि अरे वाह, वो फर्स्ट स्ट्राइक तो उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके बाद वो कर पाएगा कुछ। तो मुझे कम से कम उसे एनालाइज तो करना चाहिए था ना। लेकिन चलो कोई नहीं, इससे उसकी अब कम से कम ये तो इच्छा कम हो जाएगी ना कि वो फाइट कर सकता है। दादन सोचता है कि आज मुझे पहले से भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, वो सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से मार रहा है। लेकिन तभी दाजुन अपने पास पड़े हुए कचरे के लिफाफे को उसके मुंह पर मारता है और कहता है कि अब इस टाइम वो मुझे नहीं देख सकता, अब अटैक करने का मेरे पास अच्छा टाइम है। और वो जोंगियन को धक्का देने की कोशिश करता है। जोंगियन कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हें सच में लगा था कि अगर तुम मुझ पर ऐसे अटैक करोगे तो तुम जीत जाओगे, अब तो मैं तुम्हें मार कर ही छोड़ूंगा। लेकिन तभी दाजुन उसकी आंखों में अटैक करने की कोशिश करता है और ये सब देखकर वो फाइटर लड़का समझ जाता है कि दाजुन उसके मूव्स को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। और वो कहता है कि हाँ, अगर वो मेरे मूव्स को ट्राई करने की कोशिश कर रहा है तो इसमें कुछ भी बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरी तरह अच्छे मूव्स तो नहीं कर सकता ना। और जोंग्युन दाजुन की उंगलियों को मोड़ने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम बहुत ज़्यादा डरपोक हो, और अगर तुम ऐसा करोगे तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा ना। क्या हुआ, तुम सच में यहाँ पर रिवेंज लेने आए थे? लेकिन देखो तो सही कि तुम रिवेंज नहीं ले सकते, क्योंकि तुम एक लूज़र हो। लेकिन तभी दाजुन उसकी ओर घूरने लगता है। तो जोंगिन कहता है कि मेरी ओर ऐसे मत घूरो, और वो उसे पीटने लगता है। दाजुन सोचता है कि मैंने क्या किया, मैं तो तुम लोगों की वजह से ही स्कूल से भी निकल गया ना, मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर मैं तुम लोगों को मार पाता, सिर्फ अगर मैं तुम लोगों को मार पाता। और हमें थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दाजुन उस लड़के को कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं जोंगियन पार्क को हरा दूं, लेकिन अगर मैं उसे हरा पाता तो आखिरकार मैं तुमसे फाइटिंग ही क्यों सीखना चाहता। तो वो लड़का कहता है चलो ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसे नहीं हरा सकते तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो दाजुन कहता है अच्छा रुको रुको, ठीक है, मैं ट्राई करने की कोशिश करूंगा, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं जीत भी सकता हूँ? तो वो लड़का कहता है कि तुम लोगों में वेट डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए जीतना मुश्किल तो ज़रूर होगा। तो दाजुन कहता है इसका मतलब मैं नहीं जीत सकता ना। तो वो लड़का कहता है कि नहीं, क्या पता, क्योंकि एक स्ट्रीट फाइट में वेट इतना भी ज़्यादा मैटर नहीं करता ना, क्योंकि तुमने कहा है कि उसने तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दी है। तो आखिरकार तुम्हें किस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत है, तुम्हें जो करना पड़े तुम करो। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, वो लड़का वहां से जाने लगता है और कहता है कि मुझे लगता है कि दाजुन फाइटिंग नहीं कर सकता। लेकिन तभी वो लड़का पीछे मुड़ के देखता है और जो दाजुन होता है वो जोंगियन के पेट में अखबार में या कपड़े में लपेटी हुई कोई चीज़ मार रहा होता है। तो जोंगियन कहता है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यकीन कर लूंगा कि तुम्हारे जैसा डरपोक लड़का एक चाकू लेकर आ सकता है? और वैसे भी ये मजाक नहीं है, जल्दी से इसे पीछे करो। और वो उस चीज़ को पकड़ लेता है और वो कहता है कि नहीं, ये फीलिंग तो सच में एक चाकू जैसी है ना। तो दाजुन कहता है कि अरे क्या हुआ, तुम्हारी ग्रिप तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है ना, तो क्यों ना तुम इसे टाइटली पकड़ो, जैसे तुमने मेरा हाथ पकड़ा था एक दिन। तो जोंग्योन जल्दी से पीछे होने की कोशिश करता है और सोचता है कि क्या वो सच में यहाँ पर एक असली नाइफ लेकर आया है, आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकता है। और वो लड़का सोचता है कि नॉर्मली अगर कोई फाइट में कोई नाइफ लेकर आएगा तो सामने वाला आदमी अचानक से डर जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि नाइफ से जान जाने का भी खतरा है। लेकिन ये सिर्फ ऐसा होगा कि अगर उस फाइट में असली नाइफ हो, और अगर दाजुन कॉपी कर रहा है मुझे जैसे कि मैंने चॉपस्टिक से करा था, तो वो सामने वाला आदमी इस चीज़ को जल्दी ही पता कर लेगा और ये चीज़ काम नहीं करेगी। और हमें जोंगियन दिखाया जाता है जो कि वहां से भागने लगता है और कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि वो फाइट में सच में एक असली नाइफ लेकर आया है, मुझे लगता है कि वो पागल हो चुका है। और वो फाइटर लड़का जोंगियन को देखकर समझ जाता है कि मुझे नहीं लगता कि उसके हाथ में फेक नाइफ था। जोंगियन भागते भागते एक जगह पर पहुंचता है और वो जगह बंद होती है और वो आगे नहीं भाग पाता। और वो देखता है कि उसके पीछे नाइफ लेकर दाजुन आ रहा होता है।
और फाइटर लड़का अपने मन में सोचता है कि क्या दाजुन सच में इतना ज़्यादा क्रेजी है कि वो सच में अपने नाइफ को यूज़ करके उसे मार देगा। लेकिन तभी जोंग्युन दाजुन को टैकल करता है और उन दोनों में फिस्ट फाइट भी शुरू हो जाती है। और जोंग्युन मार खा रहा होता है क्योंकि उसे ये भी डर होता है कि अगर दाजुन ने उसे चाकू मार दिया तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। और वो सोचता है कि अगर मैं बस उसके हाथ से वो चाकू ले लूं तो मैं जीत सकता हूँ। और वो चिल्लाने लगता है कि बस रुक जाओ, मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ अब मुझे और मत मारो। तो ये सुनकर दाजुन कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं रुक जाऊं? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से मुझे स्कूल में क्या क्या सहना पड़ता था? मैं रोज चाहता था कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कर पाया रहा था। और अब तुम चाहते हो कि मैं रुक जाऊं? तो वो लड़का मौका देखकर दाजुन को पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस चाकू से मुझे मार सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? और वह दाजुन से चाकू छीन कर कहता है कि अब तो मैं तुम्हें सच में मार दूंगा। और वह दाजुन को स्टैब करता है, लेकिन वो देखता है कि उसके हाथ में एक चाकू नहीं, सिर्फ एक लोहे का स्केल होता है। और वो कहता है कि क्या तुम मुझे इससे डरा रहे थे? और दाजुन ये सब देखकर कहता है कि तुम तो मुझे डरपोक कह रहे थे ना, लेकिन कम से कम मैं एक स्केल से तो नहीं डरता ना। ये सब देखकर वो फाइटर लड़का सोचता है कि अरे वाह, उसके अंदर दिमाग तो काफी है ना, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि वो इतने अच्छे आइडिया के साथ आ पाएगा। और जोंग्युन दाजुन को बहुत बुरी तरह पीट रहा होता है और कहता है कि आज तो मैं तुम्हें मार कर ही छोड़ूंगा। लेकिन तभी पीछे से एक लड़का आकर उसके सिर पर कुछ फेंकता है और जोंग्युन कहता है कि अब तुम कौन हो? और ये और कोई नहीं, वही फाइटर लड़का होता है। और जोंग्युन कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम भी यहीं पर मिल गए, वैसे भी मैं तुम्हें ढूंढ ही रहा था। लेकिन वो लड़का जोंग्युन को सिर्फ एक ही किक से हरा देता है और कहता है कि अगर तुम मेरे लेवल पर आना चाहते हो तो तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और वो लड़का दाजुन को कहता है कि तुम ऑलमोस्ट जीत ही गए थे ना, लेकिन अभी तुम्हें रिजल्ट पता है कि तुम बहुत बुरी तरह हार चुके हो, इसीलिए मैं तुम्हें फाइटिंग करना नहीं सिखाने वाला। दाजुन अपने मन में कहता है कि अगर मुझे मेरा पास्ट याद ना आया होता तो मैं वहां पर जीत सकता था, मुझे अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए था। और वो जोर जोर से जमीन में पंच करने लगता है। तो ये सब देखकर वो लड़का कहता है कि क्या तुम सच में फाइटिंग सीखना चाहते हो? और अगर तुम सच में इतनी ज्यादा फाइटिंग सीखना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक और लास्ट चांस दे रहा हूँ। तो ये सुनकर दाजिन काफी ज्यादा खुश होता है और वो लड़का दाजिन को एक जगह पर लेकर जाने लगता है। दाजुन कहता है कि हम किस जगह पर जा रहे हैं, मैं यहाँ पर पहले कभी भी नहीं आया। तो वो लड़का दाजुन को कहता है कि तुम्हें लगता है ना कि जो लड़के तुम्हारे स्कूल में तुम्हें बुली करते हैं वो सबसे बड़े कमीने हैं, लेकिन एक बात याद रखना, वो तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम बाहर वाली दुनिया में रहना चाहते हो तो एक बात जान लो, असल कमीने वो होते हैं जिनको कि उनका स्कूल भी नहीं संभाल सकता। और मैं तुम्हें एक वैसी ही जगह पर लेकर जा रहा हूँ। और याद रखना, तुम्हें इस दुनिया के अंदर, दुनिया के स्कूल से बाहर तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरे लोग मिलेंगे। और अगर तुम उनसे फाइट करना चाहते हो तो तुम्हें स्ट्रोंग तो बनना ही पड़ेगा ना। और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली डेंजरस लोग होते क्या हैं। और तुम पूछ रहे थे ना कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, हम वहां पर जा रहे हैं कि जहाँ पर वो डेंजरस लोग रहते हैं। तो ये सुनकर दाजुन कहता है लेकिन आखिरकार तुम हम यहाँ पर जा क्यों रहे हैं? और तभी वो एक जगह पर पहुंचते हैं और वो लड़का दाजुन को एक कमरे में किक करता है और कहता है कि यहाँ पर सरवाइव करने की कोशिश करो। और वो बाहर से दरवाज़ा लॉक कर देता है। तो दाजुन कहता है कि आखिरकार तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? मुझे यहाँ पर सरवाइव करना है, लेकिन कैसे? और उसके सामने कुछ लड़के और लड़कियां होती हैं और दाजुन कहता है कि अब आखिरकार मैं करूँगा क्या? तो उनमें से एक लड़का कहता है तो तुम फाइटिंग सीखना चाहते हो और उसके लिए तुम्हें यहाँ पर सरवाइव करना पड़ेगा? तो दाजुन कहता है कि हाँ। तो वो लड़का कहता है लेकिन ऐसा तुम्हें किसने कहा? क्या हानगिल पागल वागल तो नहीं हो चुका है? वो कैसे एक बच्चे को यहाँ पर छोड़कर वापिस चला गया है? और हमें फाइनली उस फाइटर लड़के का नाम रिवील किया जाता है जिसका नाम है हानगिल जो। तो लाल बालों वाला लड़का पूछता है तो क्या तुम फाइट कर सकते हो? तो दाजुन कहता है कि नहीं। तो वो लड़का पूछता है तो ठीक है, क्या तुम किसी भी चीज में अच्छे हो? तो दाजुन कहता है कि नहीं। तो उनमें से एक लड़की कहती है तो क्या तुम्हारे पास कोई जॉब है? तो वो लड़का कहता है कि नहीं। और इस लाल बालों वाले लड़के का नाम दायब होता है और दायब कहता है कि क्या तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं आता ना? आखिरकार हानगिल क्या सोच रहा था, वो इतने यूजलेस लड़के को यहाँ पर क्यों लेकर आएगा? लेकिन आखिरकार यहाँ पर लेकर तो उसे हानगिल ही आया है, इसलिए हम उसे बाहर तो नहीं निकाल सकते। तो उनमें से जो लड़का बहुत ज़्यादा मस्कुलर होता है वो कहता है चलो, लेकिन अब बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है,
तो हम आज इसे रात के लिए यहाँ पर रहने देते हैं। तो दायब दाजुन को कहता है चलो ठीक है, अब मेरे साथ चलो। और वो कहता है कि क्या यहाँ पर रहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो दाजुन कहता है कि नहीं। और वो उसे एक लॉन्ड्री रूम में लेकर आया है जहाँ पर दाजुन को सोना है। और दायब कहता है कि फिक्र मत करना, तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ पर फ्री में नहीं सोच रहे। क्योंकि अगर तुम्हें कुछ नहीं करना आता तो तुम्हें कम से कम थोड़ी सी लेबर तो करनी पड़ेगी ना। तो वो हम कल करेंगे, आज के लिए तुम मज़े से सो जाओ। और दाजुन कहता है कि उस दिन के बाद घर के जितने भी सारे काम थे वो मुझे करने पड़े थे, जैसे कि टॉयलेट साफ करना या फिर घर की बाकी सफाई। दाजुन कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन मैं कंप्लेंट भी तो नहीं कर सकता था ना, क्योंकि आखिरकार इस चीज़ के बदले मुझे घर भी तो मिलता था ना। और मैं घर से भागा हुआ एक लड़का अब किसी चीज़ के बारे में नखरे भी नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये स्कूल में रहने से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही था। और एक दिन वो घर के बाहर आता है और कहता है कि बाहर तो उससे भी ज़्यादा बुरा हाल था, क्योंकि ऐसी जगह पर मैं पहले कभी भी नहीं आया था। और वो देखता है कि उसके सामने नेबरहुड गैंग होती है। और वो कहता है कि अरे, गलती से मैंने उनके साथ आई कांटेक्ट बना लिया, लेकिन अब मुझे जल्दी से यहाँ चलना चाहिए। लेकिन तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि अभी अभी तुमने मेरी गर्लफ्रेंड की ओर देखा ना। तो दाजुन कुछ नहीं कहता। तो वो लड़का कहता है कि मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा है, मुझे जवाब दो। अगर तुम चुपचाप मेरे से माफी मांगोगे तो शायद मैं तुम्हें जाने दूंगा। दाजुन कहता है कि वो अपनी लड़की के सामने जानबूझकर मेरे साथ फाइट करना चाहता है ना, लेकिन हानगल जो ने मुझे कहा है कि मुझे सरवाइव करना है। तो क्या वो इस गैंगस्टर की डन में मुझे सरवाइव करने के लिए कह रहा है? लेकिन वो कुछ नहीं कहता। तो वो लड़का कहता है कि क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं? और तभी दाजुन कहता है कि अगर मैं पास्ट वाला दाजुन होता तो मैं ये सह लेता, लेकिन अब मैं पहले की तरह नहीं हूँ। और वो उस लड़के को पंच करने लगता है। लेकिन तभी पीछे से दायोप आ जाता है और उस लड़के को कहता है कि क्या तुम मेरे आदमी के साथ पंगा ले रहे हो? और वो उस लड़के को धक्का मारते हुए दाजुन को कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पहले जाकर सब्जियां लेकर आओ और उसके बाद तुम्हें बालकनी में भी काम करना है ना। तो ऐसे लड़कों के साथ पंगा मत लिया करो और चुपचाप अपना काम किया करो। और वो लड़का जिसको कि इसने धक्का मारा होता है उसका नाम ह्योंगताई होता है। और ह्योंगताई का एक आदमी कहता है कि शांत हो जाओ, तुमने उसके बारे में र्यूमर सुने हैं ना। और वैसे भी तायक किम भी उसके साथ है, इसीलिए उन्हें जाने दो। और वैसे भी वो हानगिल जो का क्रू है ना। तो वो लड़का कहता है कि जो मर्जी हो, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब सुनकर मैं डर जाऊंगा? और वो एक चाकू लेता है और दोयब के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है और कहता है कि तुमने मुझे धक्का दिया, तुम कहाँ पर जा रहे हो? तो दोयब उसे पकड़कर जमीन में मारता है और उसके बाकी दोनों साथियों को कहता है कि अरे क्या हुआ, तुम अपने दोस्त के लिए मेरे साथ फाइट नहीं करोगे? दाजुन ये सब देखकर कहता है कि वो भी हानगिल की तरह ही स्ट्रांग है ना। और उसके दूसरे दोस्त वहां से भाग जाते हैं। दाजुन सोचता है कि क्या हानगिल के सारे फ्रेंड उसकी तरह ही स्ट्रांग है। सीन शिफ्ट होता है, हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो कि गुस्से में कह रहा होता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो हानगिल का क्रू हो या ना, मैं उन सबको मार कर रहूंगा। और तभी वहां पर उन्हें पीछे से आवाज आती है कि तुम हानगिल के सारे क्रू को मारने वाले हो? क्या तुम सीरियस हो? और अगर सच में, तो क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? और उसे देखकर वो योनताई कहता है कि क्या ये तो तुम हो। कुछ दिन बाद का हमें सीन दिखाया जाता है। रात का सीन होता है। योनताई उनके घर पर आता है और उनके घर के अंदर किसी तरीके की गैस छोड़ देता है। लेकिन तभी दाजुन की आँख खुलती है और वो जैसे ही बाहर आता है उसे फील होता है कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गैस की स्मेल आ रही है ना। और वो देखता है कि बाकी सभी सो रहे होते हैं और वो कहता है कि मुझे जल्दी से विंडोज़ खोलनी चाहिए। और वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, वहाँ पर योनताई खड़ा होता है जिसको कि ये धक्का लग जाता है। और दाजुन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वो देखता है कि वहाँ पर एक गैस भी होती है। और योनताई वहाँ से भागने लगता है और सोचता है कि आखिरकार उसे नींद क्यों नहीं आई, बाकी सब तो स्लीपिंग गैस से सो गए थे ना, तो वो क्यों नहीं सोया? और दाजुन को दोयुब की बात याद आती है जिसने कि कहा होता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता। और दाजुन कहता है कि हाँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि मुझे इस टाइम करनी चाहिए। और वो योनताई का पीछा करता है। तो दाजुन योनताई के पास पहुंच जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं क्यों नहीं सोया? क्योंकि मैं उन लोगों से एक अलग कमरे में सोता हूँ। और वो कहता है कि तुम भाग कहाँ रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे हाथों से बच जाओगे? और वो अपने मन में कहता है कि मैं यहाँ पर रहकर इसके जैसे गुंडों को पीटना चाहता हूँ। हमें गैस इंसिडेंट से कुछ दिन बाद वाला सीन दिखाया जाता है। उस गैस इंसिडेंट में क्या हुआ वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। दोयुब दाजुन को कहता है कि ओए, मैंने तुम्हें कहा है ना कि यहाँ से निकल जाओ, लेकिन तुम फिर भी मुझे फॉलो क्यों करते रहते हो?
तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें सिखाऊं कि फाइटिंग कैसे करी जाती है? तो दाजुन कहता है कि तुमने उस योनताई का सिर्फ एक ही पंच से उसे पीट दिया था ना, और मैं भी तुम्हारी तरह सेम करना चाहता हूँ। दायूब अपने मन में सोचता है कि आखिरकार ये कह क्या रहा है। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि हानगिल जल्दी से आए और इसे वापस ले जाए, क्योंकि ये तो साफ है ना कि उसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पास एक जंपिंग रोंग पड़ी होती है, और वो उसे दाजुन को देता है। और दाजुन कहता है कि अरे, ये तो एक जंप रोप है ना। तो दायूब कहता है कि हाँ, जो तुम्हारे जैसे वीक हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, इसीलिए तुम्हें ये काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो दाजुन कहता है कि आखिरकार मुझे ये कितनी बार करना है? तो दोयुब कहता है कि तुम जब तक मर ना जाओ तुम्हें बहुत ज़्यादा बार करना है, जितनी बार तुम कर सको। तो दाजुन कहता है लेकिन तुम कितनी बार लेते हो? तो दायुब कहता है कि जब मैं स्टार्ट करता हूँ मैं 1 लाख से पहले तो रुकता ही नहीं। और ऑफ कोर्स वो ये मजाक कर रहा होता है, लेकिन दाजुन सोचता है कि क्या 1 लाख? तो दायुब सोचता है कि हाँ। और ये तो तब था जब मैं स्टार्टिंग में मैंने शुरू किया था। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। दोयुब सोकर उठता है और वो कहता है कि अरे, मैंने दाजुन को कल रात से नहीं देखा, आखिरवार को कहाँ पर है? उसने तो अभी घर का काम भी नहीं किया ना। लेकिन तभी वो सोचता है कि नहीं, क्या वो सच में 1 लाख बार जंप रोप तो नहीं करने लग गया ना? मैं तो सिर्फ उसके साथ मजाक कर रहा था ना। लेकिन फिर वो कहता है कि नहीं नहीं, वो तो वैसे भी बहुत ज़्यादा वीक है, वो ये कैसे ही कर सकता है। लेकिन तभी वो देखता है कि दाजुन अभी भी जंप रोप कर रहा होता है, और वो कहता है कि क्या ये पागल सारी रात जागकर जंप रोप कर रहा था? और वो कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? दाजुन कहता है कि नहीं, अभी तो मेरे पास सिर्फ 47,000 और पड़ी हैं। अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा और करनी है, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ ना। तो दायुब कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम 1 लाख जंप रोप करके स्ट्रॉन्ग बन जाओगे? अब जाकर पहले घर का काम करो। और वो सोचता है कि आखिरकार ये लूजर फाइटिंग सीखने के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट क्यों है। और तभी हमें उस गैस इंसिडेंट वाले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दाजुन योनताई पर अटैक कर रहा होता है। तो योनताई कहता है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा रहे हो, और वो दाजुन को पीटने लगता है और कहता है कि ये तो एक कंप्लीट लूजर है ना, और मैं तो काफ़ी टाइम से भाग रहा हूँ। लेकिन दाजुन कहता है कि नहीं, तुम मुझसे नहीं भाग सकते। तो योनताई कहता है कि क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो? मुझे फॉलो करना बंद करो, मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। और वो कहता है कि मैं हानगिल के क्रू को मारने में फेल हो गया, इसीलिए मुझे यहाँ से ये सब छोड़कर भागना पड़ेगा, इससे पहले कि वो मुझे पकड़ ले। और हमें नहीं बताया जाता कि ये किसकी बात कर रहा है, लेकिन ये हानगिल या उसके क्रू की बात नहीं कर रहा। और वो कहता है कि मैं तो पहले ही उस ग्रुप का टारगेट हूं ना। लेकिन तभी पीछे से दाजुन उसे पकड़ लेता है और उसे धक्का देकर कहता है कि तुम मुझे से नहीं भाग सकते, और आखिरकार तुम किस ग्रुप की बात कर रहे थे? लेकिन तभी योनताई अपनी जेब से चाकू निकालकर उसे एक स्लैश देता है और कहता है कि तुम्हें मेरा पीछे नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे पीछे मत आओ। दाजुन सोचता है तो ऐसा फील होता है जब तुम्हारे सामने कोई चाकू लेकर खड़ा होता है। योनताई कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे इसलिए भाग रहा था क्योंकि मैं तुमसे डरता हूँ? तुम्हें सिर्फ चुपचाप अपने घर पे रहना चाहिए था ना। तुम मेरे पीछे आए हो और अब तुम इस बात के लिए पछताओगे। और वो दाजुन के लगातार स्लाइस कर रहा होता है। दाजुन गिर जाता है और सोचता है कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। और तभी वो एक ब्रिक लेकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ब्रिक टूट जाती है और योनताई दाजुन के चाकू मारने वाला होता है। और हमें दोजुप के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी कह रहे होते हैं कि अरे ये क्या हुआ। और जो मस्कुलर लड़का होता है वो कहता है कि मैं अभी भी ये बिलीव नहीं कर पाता, आखिरकार ये सब किसने किया है? तो दूसरा लड़का कहता है कि लेकिन आखिरकार हमें बचाया किसने है? दाजुन तो यहाँ पर नहीं है, तो क्या ये उसने हमें बचाया है? तो दोयुब कहता है कि हाँ, जो जिस भी आदमी ने ये किया है दायूब उसके पीछे गया है। तो दूसरा लड़का कहता है कि क्या, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लड़के इन्वॉल्व होंगे ना, तो उसे ऐसे चीज़ नहीं करना चाहिए था। ऐसे तो दाजुन मारा जाएगा ना? तो दोयुब कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो मारा जाएगा। और हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दाजुन इन सबको उठाने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि तुम लोगों ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है, और मुझे तो लगा था कि मैं तुम लोगों को उठाने में ही मर जाऊंगा, लेकिन अब मैंने तुम्हें बचाया है तो तुम्हें मुझे फाइटिंग करना सिखाना पड़ेगा ना, और हमें घर के सारे काम भी इक्वली शेयर करने पड़ेंगे। तो दोयब कहता है कि अब यहाँ से चले जाओ। तो दाजुन कहता है कि मुझे लगता है कि अब वो थोड़ी सी होश में आ चुका है, और वो कहता है तो फिक्र मत करो, मैं उस लड़के को पकड़ने जा रहा हूँ जिसने ये सब किया है, और मैं उसे कैच करके ही रहूंगा। और दायूब कहता है कि वो बिना फाइट के तो कभी भी पीछे नहीं हटने वाला ना, वो जितना देखने में लगता है वो उससे भी ज़्यादा पागल है।
और हमें दाजुन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दाजुन उस चाकू को अपने हाथ से ही रोक लेता है। योनताई कहता है कि क्या ये पागल हो गया है, अपने हाथ से आखिरकार कैसे कोई चाकू रोक सकता है। तो दाजुन कहता है कि तुमने तो मुझे कहा था ना कि तुम मुझे मारने वाले हो, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतने वीक तरह से मुझे मार पाओगे, और अब मेरी बारी है। और वो योनताई को धक्का देने लगता है। तो योनताई कहता है कि आखिरकार ये लड़का क्या कर रहा है, और वो समझ जाता है कि वो दोयुब की टेक्निक को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। और वो कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस बेकार तकनीक के साथ मुझे नीचे फेंक पाओगे? ये सब मेरे पे काम नहीं करेगा, इसीलिए अब स्ट्रगल करना बंद करो और चुपचाप मर जाओ। तो दाजुन हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें किसने कहा है कि मैं तुम्हें नीचे फेंकने की कोशिश कर रहा था? तो योनताई को कुछ समझ नहीं आता, और तभी दाजुन योनताई को लेकर खुद भी नीचे कूद जाता है। योनताई के हाथ से चाकू छूट जाता है। वो दोनों नीचे काफी जोर से गिरते हैं। दाजुन खड़ा होता है और कहता है कि मुझे उसे खत्म करना पड़ेगा, और वो अपने पास एक पत्थर उठाता है। लेकिन वो देखता है कि एक पिलर में बजने की वजह से योनताई पहले ही बेहोश हो चुका है। और वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मैं जीत गया। पहली बार है कि जिस लड़के ने मुझे बुली किया है, मैंने उसके ऊपर अपना रिवेंज ले लिया है। अब मुझे लगता है कि अब मैं अपने ड्रीम हमेशा के लिए कंप्लीट कर पाऊंगा। लेकिन तभी उसका ध्यान जाता है कि उसके हाथ पर काफी ज्यादा खून लगा हुआ होता है, और वो चेक करता है कि जो चाकू होता है वो उसके भी लग चुका है। और वो ये सब देखकर वहां से बेहोश हो जाता है। दाजुन सोचता है कि मैंने लगा था कि मुझे एक प्रॉपर रिवेंज मिल गया है, लेकिन आखिरकार क्या अब मैं मर जाऊंगा? दाजुन की आंख खुलती है और वो देखता है कि उसके सारे फ्रेंड्स उसके सामने होते हैं। दोयुब कहता है तो अब तुम फाइनली उठ चुके हो ना? दाजुन कहता है कि मेरी रन अवे फैमिली की हेल्प से आज मैं जिंदा हूँ, और हॉस्पिटल वालों ने कहा है कि ये मेरी चोट ज्यादा गहरी नहीं थी, इसलिए मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। दोयुब कहता है कि अरे तुम्हें तो इतनी चोट भी नहीं लगी है, तुम बिल्कुल ठीक तो हो ना? और दाजुन को पता लगता है कि जब उन सबने दाजुन को ढूंढा था तो योनताई वहां से भाग चुका था। तो दायुब कहता है कि फिक्र मत करो, हमें पता है कि तुम नहीं जीते थे ना, तुम हार चुके थे, लेकिन फिर भी हम तुम्हारी विश तो जरूर पूरी कर देंगे, क्योंकि आखिरकार तुमने हमारी जान तो बचाई थी ना। और जो मस्कुलर लड़का होता है वो कहता है कि हाँ, मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा कि तुमने उसके साथ ही जंप किया था, लेकिन फिर भी जिस लड़के को हानगिल यहाँ पर लेकर आया है उससे मैं कुछ कम एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकता ना। और तभी वहां पर हानगिल आ जाता है और कहता है कि दाजुन, तो आखिरकार तुम सरवाइव कर गए ना? तो अब टाइम आ चुका है जब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि फाइट कैसे करी जाती है, इसीलिए अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ। तो दाजुन कहता है कि नहीं, मैं फाइटिंग सीखने के लिए तैयार हूँ। दाजुन कहता है कि जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था तो मेरी रनअवे फैमिली मुझे दिखाना चाहती थी कि वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल हैं, इसीलिए फाइट तो वो मुझे सिखाते ही, लेकिन उसके साथ साथ वो मेरी एक और विश पूरी करना चाहते थे, इसलिए मैंने उन्हें एक बीबीक्यू पार्टी के लिए कहा था। और उनमें से एक लड़का कहता है कि दाजुन, क्या तुम श्योर हो कि तुम सिर्फ एक बीबीक्यू पार्टी ही चाहते हो? और दाजुन बहुत ज़्यादा भुखड़ों की तरह वो सब कुछ खा रहा होता है। तो दोयुब कहता है कि अरे तुम ऐसे मत खाओ, नहीं तो लोगों को लगेगा कि हम तो तुम्हें खाने के लिए कुछ देते ही नहीं थे। लेकिन दाजुन सच में ऐसे ही खा रहा होता है जैसे कि उसे बहुत कम खाने को मिला हो, और ये सच है क्योंकि उसे बहुत कम खाने को मिलता था। तो वो लड़की कहती है कि दायुब, ये सब तुमने किया है ना? तुमने ही कहा था कि हमें उसे कम खाना देना चाहिए। तो दायुब कहता है कि नहीं, मैंने ये अकेले नहीं किया, तुम लोग भी मेरे साथ ही थे ना? और उनमें से एक लड़का कहता है कि हमें माफ कर दो, हम भी वही सब लोग हैं जो कि अपने घरों से भागे हैं, इसीलिए अगर तुम हमारे घर में अचानक से आओगे तो हम तुम्हें अचानक से प्यार तो नहीं दिखा सकते ना? तो दाजुन कहता है कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ, और मुझे भी नहीं कोई आइडिया था कि बाहर रहना इतना ज़्यादा मुश्किल हो सकता था, क्योंकि मैं तो एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहता था और मुझे कभी नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा होगा। तो दोयुब कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही हुआ है? हम सबकी स्टोरी भी ऐसी ही है, हम भी एक टाइम पर सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ चाहते थे, लेकिन ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ, और हम में से तो कुछ लोगों को घर से ही निकाल दिया गया था। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे पास घर है जाने को तो तुम्हें वहां जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि अब से तुम्हें गलियों में रहना पड़ेगा, और तुम जैसे रहना चाहते हो तुम वैसे नहीं रह सकते। लेकिन मुझे इतना तो ज़रूर पता है कि अगर तुम्हें ऐसे रहना पसंद है तो तुम इस चीज़ को हेट नहीं करोगे। चाहे तुम्हें एक गरीब की तरह रहना पड़ेगा, लेकिन तुम अपनी लाइफ को खुलकर तो ज़रूर जियोगे। तो दाजुन स्माइल करने लगता है और वो अपने मन में कहता है कि मुझे नहीं याद कि मैंने कितने टाइम बाद स्माइल किया है। उस गैस के इंसिडेंट को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, और इससे दायुन की काफ़ी ज़्यादा लाइफ भी चेंज हो जाती है। जैसे कि सबसे पहले अब उसे लॉन्ड्री रूम में नहीं सोना पड़ता था, लेकिन उसे सबके साथ सोना पड़ता था, जहाँ पर कि सोना बहुत मुश्किल है। और दाजुन कहता है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर सोना अच्छा हुआ या बुरा। और दूसरी चीज़, उसे सबके साथ कंफर्टेबली पेश आना था ना, जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था।
क्योंकि उनकी एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। और हमें सबके फाइनली नाम दिखाए जाते हैं। जो मस्कुलर लड़का होता है उसका नाम ताइक किम होता है, और जो दूसरा लड़का होता है उसका नाम सियोंगबिन हा होता है, और इन दोनों की एज 18 होती है। और दूसरी तरफ दाजुन की और जो लड़की होती है गायोंग होंग, उसकी उम्र 17 साल होती है, और हानगिल की उम्र 19 साल होती है। और घर के काम भी अब वो सब अब एक दूसरे में डिवाइड करके ही किया करते थे, और उन सब ने जॉब भी ले ली थी। जैसे कि दायोप एक मैकेनिक की जॉब करता था, दायोप कैशियर का, ताइक एक कॉफी शॉप में, और सियोंगबिन एक टैटू आर्टिस्ट। लेकिन अभी तक दाजुन और हानगिल के पास कोई भी जॉब नहीं थी। तो हानगिल कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हें फाइट करना भी सिखाना है ना। तो दाजुन कहता है, लेकिन क्या हम सब कुछ नहीं करेंगे, और घर के कामों के बारे में क्या। तो हानगिल कहता है कि फिक्र मत करो, मैं यहाँ का लीडर हूँ। तो दाजुन कहता है कि क्या हमें सच में कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो हानगिल कहता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन सीन शिफ्ट होता है, दायब ताजुन को घर से निकाल लगता है और कहता है कि अभी तुम भी जाकर कुछ पैसे कमाओ, और अगर तुम ये नहीं कर सकते तो तुम्हें सारे घर के काम खुद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि हानगल को तो तुमने देखा ही है, वो कुछ भी नहीं करता। और जब तुम पैसे कमाने लग जाओगे तो उसके बाद तुम अपनी फाइटिंग करना सीख सकते हो। और हानगल दाजुन को गुड लक कह के वहां से चला जाता है। और इसी तरीके से दाजुन को एक पिज्ज़ा शॉप में काम मिल जाता है, और अभी उसे यहाँ पर काम किए 2 दिन ही हुए होते हैं, और वो वहां से क्विट करना चाहता था, क्योंकि सभी कस्टमर्स उस पर चिल्ला रहे होते हैं। और दाजुन कहता है कि आखिरकार ये कैसे लोग हैं, क्या ये थोड़ी देर वेट भी नहीं कर सकते। और जो मैनेजर होता है वो भी दाजुन को कहता है कि तुम तो काम कर ही नहीं सकते, क्या तुम बच्चे हो, तुम्हें तो थोड़ा बहुत काम भी नहीं आता। तो दाजुन कहता है कि तुमने तो मुझे कुछ सिखाया भी नहीं ना, और ये तो एक वीकडे जॉब है, और इन लोगों से अच्छी तो मेरी रनअवे फैमिली है। और वो कहता है कि अब मुझे किसी और जगह पर काम ढूंढना चाहिए। और वो वहां से बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर एक लड़की आती है, और वो दुकान के मालिक को डैडी कहकर बुलाती है। और वो दाजुन को देखकर कहती है कि ये कौन है। तो उसका फादर कहता है कि नायुन, अभी हम बिजी हैं, और इसीलिए तुम क्यों ना इस नए लड़के की हेल्प कर दो। और उस लड़की का नाम नायुन होता है। दाजुन कहता है कि ये कितनी ज्यादा सुंदर है ना, लेकिन फिर भी चाहे वो सुंदर हो, इससे मेरा काम इजी तो नहीं होने वाला ना, क्योंकि वैसे भी लड़कियां मुझे पसंद नहीं करती, क्योंकि उसे याद है कि ग्योनबिन उसे कैसे ट्रीट करती है। लेकिन तभी नायुन कहती है, अच्छा तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो ना। तो ये सब देखकर दाजुन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि एक लड़की को मिलने से मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा चेंज हो जाएगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें हानगिल दिखाया जाता है, जो कि कुछ लड़कों को पीट रहा होता है, और वो लड़का कहता है कि प्लीज़ मुझे मत मारना, मुझे कुछ नहीं पता। तो हानगिल कहता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि हमारे साथ ऐसा किसने किया था, कि जो गैस इंसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कोई बात नहीं, मैं उसे खुद ढूंढकर खुद ही अपने हाथों से मार दूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें दाजुन दिखाया जाता है, जो कि नायुन के काम को देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है। वो कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी है, और वो काफ़ी ज़्यादा कूल भी है। लेकिन तभी दाजुन के हाथ से एक प्लेट टूट जाती है, और वो कहता है कि अरे, अब मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। तो नायुन कहती है कि फिक्र मत करो, इस चीज़ को मैं सीक्रेट रखूंगी। दाजुन कहता है कि वो तो एक एंजल की तरह है, और दाजुन ताइक को थैंक यू करने लगता है, क्योंकि ये जॉब दाजुन को ताइक की वजह से ही मिली थी। और वो कहता है, तो क्या मैं अपनी सारी ज़िंदगी यहीं पर जॉब करूंगा, और अगर ये कस्टमर्स मेरे साथ रूड नहीं बात करते तो ये तो पूरी दुनिया में बेस्ट जॉब होती ना। लेकिन तभी एक आदमी कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर स्मोक करने से रोक रही हो। तो नायन कहती है कि हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर और भी काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स हैं ना। लेकिन तभी वो आदमी नायन के ऊपर शेक पे फेंक देता है, और तभी दाजुन उस आदमी के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन मैनेजर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो। तो दाजुन कहता है, लेकिन बॉस नायुन। तो बॉस कहता है कि क्या नायुन, नायुन बिल्कुल ठीक है। और नायुन कहती है कि हमें माफ़ कर दीजिए अगर हमारी सर्विस में कोई कमी रह गई हो। और वो बॉस कहता है कि उसकी जगह मैं आपके माफ़ी मांगता हूँ, वो यहाँ पर नहीं है, इसीलिए हम आपकी अभी अभी ड्रिंक रिफ़िल कर देंगे। तो वो आदमी कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारी ड्रिंक की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो दाजुन कहता है कि बॉस आप भी, लेकिन आप ये क्यों कर रहे थे। और वो कहता है कि आपने कुछ नहीं कहा, आखिरकार उसने नायुन के साथ कितना ज़्यादा बुरा बिहेव किया था ना। तो नायुन कहती है कि दाजुन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दाजुन कहता है कि वो लड़का बिल्कुल गलत था ना। तो मैनेजर कहता है कि दाजुन तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि हमारा रेस्टोरेंट बंद हो जाए। तो दाजुन को कुछ समझ नहीं आता। तो नायुन कहती है कि फादर, दाजुन को कुछ नहीं पता, वो यहाँ पर नया है। और वो कहती है कि यहाँ पर हमारे नेबरहुड में एक बहुत ज़्यादा डेंजरस गैंग है, इसीलिए हमें नहीं पता कि अगर कोई उस गैंग से बिलोंग करता है या नहीं। इसीलिए हमें नए कस्टमर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है।
क्योंकि हो सकता है कि वो उसी गैंग से बिलोंग करते हों। और बॉस कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि अगर मेरी डॉटर के साथ कोई ऐसा बिहेव करेगा तो मुझे अच्छा लगता होगा? लेकिन अगर हम उनकी बैड साइड पर आ गए तो सिर्फ हमारी दुकान ही नहीं, हमारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और ये तो मेरी गलती है कि मेरे पास नायन को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे ताकि मैं उसे अच्छी नौकरी प्रोवाइड कर सकता, और हमें यहाँ पर ऐसे शर्मिंदगी में रहना पड़ रहा है। तो नायन कहती है कि फादर, आप फिक्र मत कीजिए, और वो दाजुन को भी थैंक्स करती है और कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं स्कूल तो जा सकती हूँ ना, और मेरे फादर के पास मैं रेस्टोरेंट में काम करती हूँ, मेरे साथ इससे अच्छा क्या हो सकता है? दाजुन कहता है कि नायुन की एज भी मेरे जितनी है और वो मेरे से कितनी ज़्यादा मैच्योर है ना। नायुन के फादर रोने लगते हैं तो नायुन उन्हें चुप कराने लगती है और कहती है कि फिक्र मत करिए, मैं खुश हूँ। दाजुन कहता है कि मुझे लगता था कि मेरी लाइफ हार्ड है, लेकिन उसकी लाइफ तो मेरे से भी हार्ड है। और इसी टाइम के दौरान दाजुन को उसका फर्स्ट लेसन भी मिलता है। हानगिल कहता है, तो सबसे पहले तुम्हें अपना ये डर भगाना होगा कि जब तुम्हें कोई हिट करता है, और चाहे तुम लास्ट फाइट जीत गए थे, लेकिन तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम क्या चाहते हो कि हर बार तुम सामने वाले अपोनेंट को लेकर साथ में कूदोगे। अगर ऐसा चलेगा तो तुम सिर्फ एक भी लड़के को नहीं डिफीट कर पाओगे। तो दाजुन कहता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो हानगिल कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें रीशेप करने वाला हूँ। और क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पेरेंट्स अभी तुम्हें ढूंढ रहे होंगे? तो दाजुन कहता है कि अगर वो मुझे ढूंढ भी रहे होंगे तो मैं वापस तो नहीं जा सकता ना। और दाजुन कहता है कि उसके बाद कुछ दिन हानगिल ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग दी, जिससे कि मैं ऑलमोस्ट मर ही जाने वाला था। डेली रनिंग, जंपिंग रोप, पुशअप, स्क्वाट, सिटअप्स और कुछ अजीब सा फुटवर्क। तो दाजुन कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझे ठीक सिखा रहे हो? क्योंकि इस पूरी ट्रेनिंग में मैंने किसी पर अटैक करना तो सीखा ही नहीं ना। और वो कहता है कि मुझे फुटवर्क पर काम करने में कोई भी बुरा नहीं लगता, लेकिन फिर भी क्या तुम्हें लगता है कि इस चीज़ से मैं एक फाइट को जीत सकता हूँ? तो हानगिल कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही सिखाया हुआ है ना कि तुम्हें अपने सराउंडिंग्स को यूज़ करना है, उनकी ब्लूप्रिंट्स को मूव करो, अपने अपोनेंट को ब्लाइंड करो, और जो भी तुम्हें वेपन दिखे उसे यूज़ करो। तुम्हें सिर्फ यही करना है। और हाँ, इसके लिए तुम्हारे सेंसेस काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने चाहिए ना, इसीलिए मैं तुम्हें जो करने के लिए कह रहा हूँ तुम्हें सिर्फ वही करना है। तो दाजुन कहता है कि नहीं, बहुत हुआ ये ट्रेनिंग, अब मुझे सिखाओ कि किस पर अटैक कैसे किया जा सकता है। और वो एक वीडियो दिखाता है और कहता है कि मैं ये सब करना चाहता हूँ। तो ये सब देखकर हानगिल कहता है, तो अच्छा, तुम सिर्फ कूल दिखना चाहते हो ना। और वो अपनी बुक से दाजुन की अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन दाजुन उस अटैक को डॉज कर लेता है। तो ये देखकर हानगिल हैरान रह जाता है और वो 2-3 लगातार अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन दाजुन उसके अटैक्स को डॉज कर देता है। तो हानगिल कहता है, चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम अपनी फिस्ट को कैसे यूज़ करोगे, लेकिन उसके लिए मैं तुम्हें ये खुद करके दिखाऊंगा। तो दाजुन कहता है कि क्या? और हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। एक जगह पर एक लड़का किसी को पीट रहा होता है, और उसके साथ खड़ा लड़का कहता है कि कुछ दिनों से हानगिल हमारे साथ बहुत ज़्यादा पंगे ले रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम ग्युंगच्योंग होता है, और ये लड़का तो नहीं, एक आदमी ही होता है। गिंगच्योन कहता है, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? तो वो लड़का कहता है कि मुझे लगता है कि हमें बॉस को बता देना चाहिए। तो गिंगच्योन कहता है, अच्छा, तो क्या होगा कि अगर बॉस ने पकड़ लिया कि मैं उसके पीछे लोगों को मारता फिर रहा हूँ, तो तुम चाहते हो कि बॉस मुझे निकाल दे? तो वो लड़का कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। और गिंगच्योन एक लड़के को कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, और ये लड़का और कोई नहीं, योनताई होता है। गिंगच्योन कहता है कि तुमने ये सब खराब कर दिया ना। तो योनताई कहता है कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि मैं ये नहीं कर सकता। तो ग्युंगचोन कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे से पंगा लेकर वहां से भाग जाओगे और तुम मेरे पैसे मुझे वापस नहीं लौटाओगे? तो योनताई कहता है कि ठीक है, बहुत हुआ, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस भी लौटा दूंगा, इसलिए मुझे माफ कर दो। तो ग्युंगचोन कहता है कि अरे अरे, अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, जब किसी को जॉब देने की बारी आती है ना, तो मैं बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता। और जो पास में 3 लड़के खड़े होते हैं, ये और कोई नहीं, योनताई के फ्रेंड होते हैं। और ग्युंगचन कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो फ्रेंड है वो अच्छे से यहाँ से जा पाए, तो 30 मिनट, तुम्हारे पास 30 मिनट हैं, अभी के अभी हानगिल के क्रू को मेरे सामने पेश करो। तो वो लड़का कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। तो ग्युंगचन कहता है कि अरे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारे 30 मिनट तो शुरू हो चुके हैं ना। और डर के मारे वो लड़के वहां से भाग जाते हैं, और वो उसके घर पे जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि नहीं, ये तो घर खाली लग रहा है ना। तो क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि आखिरकार हालगिल और उसकी गैंग कहाँ पर होगी? और वो कहता है कि हाँ, मुझे एक जगह पे बारे में पता है जहाँ पर वो आ सकते हैं, और वो और कोई नहीं, पिज़्ज़ा प्लेस होती है।
दाजुन वहाँ पर जा रहा होता है और कहता है कि काफ़ी टाइम हो गया है ना कि मुझे यहाँ पर काम करते हुए, तो क्या मुझे वीकली पैसे मिल जाएंगे। लेकिन तभी वो देखता है कि एक लड़का मोटा बॉस को पीट रहा होता है और उसने दुकान का बहुत बुरा हाल कर रहा होता है। और वो कहता है कि मैंने सुना है ना कि तुम ताइक किम के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो, तो मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है। तो बॉस कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। तो दाजुन कहता है कि ये आदमी कौन है। और वो मोटा कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि यही वो जगह है। और तभी वो देखता है कि बाहर दाजुन होता है। और वो लड़का कहता है कि तुम यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ से निकल जाओ। तो दाजुन कहता है कि इस मोटे की हिम्मत कैसे हुई। और वो नायन की ओर देखकर कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। लेकिन नायन कहती है कि यहाँ से भाग जाओ, हम ठीक हैं। तो दाजुन कहता है कि नायन मेरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है ना, उस वो इस टाइम कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन वो फिर भी मेरे बारे में सोच रही है। और मैं तो उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले सकता ना। लेकिन अब मैं ये नहीं सहूँगा। अब इस रेस्टोरेंट को प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है, और नायन को प्रोटेक्ट करना भी मेरी एक जिम्मेदारी है। तो क्या मुझे अपने आप को यहाँ पे इन्वॉल्व करना चाहिए। लेकिन हाँ, हर किसी का अपने रहने का तरीका होता है ना। तो मुझे भी नायन के सामने मैच्योर एक्ट करना पड़ेगा, और मुझे इस फाइट में नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये सब सोचने का अब ये टाइम नहीं है ना। और वो एक बोतल उठाकर उस मोटे के ऊपर फेंकता है। वो मोटा कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन। तो दाजुन कहता है कि मैं यहाँ का एक रेगुलर कस्टमर हूँ। तो गाइज, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या हमें इस सीरीज को सच में कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।